अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो कैसे हो आप सब लोग? फार्मेसी वाला भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें हमने देखा कोलिनर्जिक ड्रग और लास्ट टाइम हमने देखा था एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स दो तरीके से काम करती हैं, जो डायरेक्टली काम करती है उनको कोलिनर्जिक ड्रग्स और जो इनडायरेक्टली काम करती है उनको एंटी कोलिनिस्टेज। और इसके बाद में हमने जो लास्ट क्लास में देखा था वो देखी थी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। और आज हम उससे जो आगे का जो पार्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एड्रीनर्जिक ड्रग्स। अब दोस्तों, एड्रीनर्जिक ड्रग क्या होती हैं? जैसे नाम में ही आ रहा है एड्रीनर्जिक यानी कि एड्रीनर्जिक किससे बना है? एड्रीनलिन से। यानी एड्रीनलिन हमने देखा था कि जो एक्शन एसिटाइलकोलिन कर रहा था, एड्रेनलिन उसका अपोजिट एक्शन करेगा। एड्रेनलिन कैसा अपोजिट करे, किसका अपोजिट करेगा? एसिटाइलकोलिन का। तो हमें घबराने की बात है नहीं कि भाई एड्रेनलिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे होंगे। भाई सीधी बात है, जो काम एसिटाइलकोलिन करेगा उसका विपरीत काम कौन करेगा? एड्रेनलिन करेगा। तो आपको इसमें थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी जब कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ाई थी उसमें ये सारी चीजें आई थी। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया। इसके बाद में इसमें आता है जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैं। जैसे हमने देखा एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर देखे लास्ट क्लास में, जिनमें M1, M2 और M3 और NM जो मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर हमने देखे थे। और ऐसे ही यहाँ पे एड्रेनर्जिक में भी रिसेप्टर होते हैं और वो दो रिसेप्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अल्फा रिसेप्टर और एक बीटा रिसेप्टर। इनको बोला जाता है एड्रीनो रिसेप्टर। क्या बोला जाता है? एड्रीनो रिसेप्टर, क्योंकि ये एड्रीनलिन के रिसेप्टर हैं। एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग में इनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग की। तो एड्रीनर्जिक ड्रग क्या होती हैं? एड्रीनर्जिक ड्रग वे होती हैं जो एड्रीनलिन के जैसा एक्शन दे। कैसा एक्शन दे? एड्रीनलिन के जैसा एक्शन दे। अब एड्रीनलिन का जो एक्शन आता है वो हमको कुछ अलग से नहीं डिस्कस करना। जैसे अब हम इसमें देखें तो एक तो हम देखेंगे, पहला पॉइंट तो क्या देखेंगे? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि भाई एड्रेनलिन के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो कैसे आते हैं, एड्रेनलिन कहाँ पे जाकर क्या एक्शन करता है वो हम देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। किसकी बात करेंगे? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की। और उससे पहले क्या देखेंगे हम? उससे पहले इसका देखेंगे एड्रेनलिन के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो देखेंगे कि भाई एड्रेनलिन कहाँ कहाँ क्या क्या रोल अदा करता है, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन करता है, कहाँ रिलैक्सेशन करता है, किसकी एक्टिविटी बढ़ाता है, किसकी एक्टिविटी कम करता है। अब हम देखेंगे भाई ये किसी की एक्टिविटी बढ़ा रहा है, किसी की एक्टिविटी कम कर रहा है, तो कर किसके थ्रू कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, इसको ऐसा कौन सा आदमी क्या कौन सी थिंग वहाँ पे मिल रही है जिसके थ्रू काम हो रहा है। तो वो होते हैं एड्रीनो रिसेप्टर या एड्रीनर्जिक रिसेप्टर या एड्रीनोसेप्टर बोलते हैं इनको। तो एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर है हम इनके बारे में देखेंगे, ठीक है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के बारे में देखेंगे। अब जब बात आ जाती है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की, तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो अल्फा और बीटा दो रिसेप्टर होते हैं। अब आप सोचो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कितने हैं? दो। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। जो अल्फा के जैसा काम करे या अल्फा के एक्शन को बढ़ाए। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यानी कि जो अल्फा के जैसा काम करे या अल्फा रिसेप्टर के एक्शन को बढ़ाए, तो वो तो कौन से ड्रग हो जाएंगी? वो तो हो जाएंगी एड्रीनर्जिक ड्रग, क्योंकि वो एड्रीनलिन जैसा ही काम कर रही है। एड्रीनल जो रिसेप्टर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हैं उनके एक्शन को बढ़ा रही है, तो वो तो ड्रग हो जाएंगी एड्रीनर्जिक ड्रग हो जाएंगी। और जो इनके एक्शन को रोक रही हैं वो कौन सी हो जाएंगी? एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग।
तो एक ही मतलब जब रिसेप्टर पढ़ेंगे तो रिसेप्टर में ही एक तो वो ड्रग हो जाएंगी जो इन रिसेप्टर का एक्शन बढ़ाएंगी, एक वो होंगी जो इन रिसेप्टर का एक्शन कम करेंगी या इन रिसेप्टर के एक्शन को रोकेंगी, तो वो हो जाएंगी एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग। तो इसके बाद में हम देखेंगे एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग और एड्रिनर्जिक ड्रग का यूज क्या है। तो ये किसी में आएंगे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर में। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के बाद में हम देखेंगे एड्रिनर्जिक ड्रग्स है उनका क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? एड्रिनर्जिक ड्रग है तो उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के बाद में उनका वो क्या रोल अदा करते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो उनका हम देखेंगे एक्शन के बाद में हम देखेंगे यूजेज, और इसके बाद में लास्टली हम देखेंगे साइड इफेक्ट्स। और लास्टली हम क्या देखेंगे? उनके साइड इफेक्ट्स। तो ये हमारा एल्फा से रिलेटेड जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है उससे रिलेटेड ये चीजें हमको पढ़नी है। तो हमको पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, फिर एड्रिनर्जिक रिसेप्टर देखेंगे कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो आती हैं वो देखेंगे, और एक्शन जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा कैसे एक्शन आएगा, यूजेज और साइड इफेक्ट। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। किसकी बात करते हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन में मैंने आपको बताया कि कुछ रटना नहीं है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। तो हम कौन सी ड्रग पढ़ रहे हैं? एड्रिनर्जिक ड्रग। तो एड्रिनर्जिक ड्रग के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन से पहले हम देखेंगे एड्रिनर्जिक ड्रग है उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन सा हार्मोन या कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर शो करेगा, तो वो करेंगे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। कौन कौन से एक्शन शो करेंगे? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये एक्शन को शो करेंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन और फिर रिसेप्टर। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो मैं कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस लिख रहा हूँ कि वहाँ पे इसका जो एड्रिनर्जिक ड्रग्स हैं, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर हैं, वो कहाँ पे होते हैं, उनका क्या क्या उनको एक्टिव करते हैं तो क्या एक्शन आता है, उनको ब्लॉक करते हैं तो कैसा एक्शन आता है। तो अब हम देखते हैं एड्रिनर्जिक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो अब इनकी जो लोकेशन देखते हैं कि जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो अब बात करें एड्रिनर्जिक की रिसेप्टर की, तो पहले तो इनकी लोकेशन देखते हैं। ये होते हैं आई पर होते हैं, ब्लड वेसल्स पर होते हैं, और कहाँ होते हैं? और होते हैं वेस डे फेरेंस। कहाँ होते हैं? वेस डे फेरेंस आई पर होते हैं, आई पर, ब्लड वेसल्स पर और वेस डे फेरेंस पर। ये तो यहाँ पर तो कौन सा रिसेप्टर होता है, कौन सा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होता है? वो होता है अल्फा। क्या है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन पहले हम ऑर्गन देख लेते हैं भाई, आई, ब्लड वेसल्स और ये सब इंक्लूड होंगी। तो अब हम जैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ते हैं तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए हम अलग अलग से हम वो देखते हैं कि एक एक ऑर्गन को उठाकर देखते हैं कि इस पर एड्रिनलिन का एक्शन कैसा आएगा। तो अब हम देखते हैं, पहला फर्स्ट वन लेते हैं आई के बाद में हम लेंगे हार्ट। हार्ट के बाद में हम लेंगे किडनी के बाद हम लेंगे वेस डे फेरेंस। आई, हार्ट, किडनी,
वेस डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आई पर कैसा एक्शन आएगा। एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं जो एड्रेनालिन के जैसा काम करती हैं, तो उनका आई पर क्या एक्शन आएगा, हार्ट पर क्या एक्शन आएगा, तो वो हम देखेंगे। किडनी पर क्या एक्शन आएगा, वेस डिफरेंस पर क्या एक्शन आएगा। ठीक है, तो और ब्लड वेसल्स पर कैसा एक्शन आएगा, तो एक हम देख लेंगे ब्लड वेसल्स। क्या देखेंगे, ब्लड वेसल्स। किडनी से पहले हम देखते हैं ब्लड वेसल्स पर। ब्लड वेसल्स एंड किडनी। अब हम देखें भाई, आई पर एक्शन देखें किसका, एड्रेनालिन का। हम एक बात समझ लें कि जो एड्रेनालिन के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएंगे, तो एड्रेनालिन का एक्शन हमको कुछ अलग से याद नहीं करना है। हमको तो दिमाग में जो हमने देखा था कोलिनर्जिक ड्रग के टाइम, एसिटाइल कोलिन के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखे थे, हमें तो याद तो क्या करना है, केवल एसिटाइल कोलिन के एक्शन याद करने हैं। अब अगर हमको एट्रोपिन का लिखना पड़े तो भी हम उनका अपोजिट कर देंगे, और एड्रेनालिन का लिखना पड़े तो भी उसका अपोजिट कर देंगे। अब जो एसिटाइल कोलिन का, जैसे एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन का अपोजिट तो क्या है, एड्रेनालिन, और एसिटाइल कोलिन का अपोजिट क्या है, एट्रोपिन। ओके, आपके जेहन में एक बात आ रही होगी कि सर ने लास्ट क्लास में बताया था कि जो एसिटाइल कोलिन के जो एक्शन होते हैं वो एट्रोपिन के विपरीत होते हैं। जैसे एसिटाइल कोलिन के विपरीत एक्शन एट्रोपिन के होते हैं, और एट्रोपिन के विपरीत एक्शन एसिटाइल कोलिन के होते हैं। अब आप बता रहे हो कि एसिटाइल कोलिन के जो एक्शन है वो एड्रेनालिन के विपरीत है, और एड्रेनालिन के जो विपरीत एक्शन है वो एसिटाइल कोलिन के। तो ऐसा कैसे संभव है, तो ऐसा इसलिए संभव है कि जब मैंने कोलिनर्जिक ड्रग बताई थी तो वहां मैंने बताया था कि एसिटाइल कोलिन का जो विपरीत एक्शन जो आते हैं वो किसके आते हैं, एट्रोपिन के। तब तो मैंने एट्रोपिन बताया था, और अब मैं बता रहा हूँ एड्रेनालिन। वो इसलिए बता रहा हूँ कि बात पहले भी सही थी, बात अब भी सही है। एट्रोपिन भी एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करता है या उसके एक्शन को रोकता है, और एड्रेनालिन भी एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकता है और ब्लॉक करता है। अब एड्रेनालिन और एट्रोपिन, इसमें क्या डिफरेंस है कि भाई ये भी एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करेगा, ये भी करेगा। तो हमें याद रखने की बात है कि जब बात करें एड्रेनालिन की बात करें तो ये होता है बायोजेनिक। ये क्या होता है, बायोजेनिक। एड्रेनालिन बायोजेनिक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में ही बनता है। तो अगर बायोजेनिक इसका विपरीत पीछे की एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट कौन सा है, और जो बायोजेनिक है, तो बायोजेनिक की बात करें तो एड्रेनालिन आएगा, और नॉन बायोजेनिक की बात करें जो बाहर से सिंथेसाइज करते हैं तो क्या आएगा, एट्रोपिन आएगा। तो क्या आएगा, एट्रोपिन। यानी कि नॉन बायोजेनिक की बात करें तो एट्रोपिन, और बायोजेनिक की बात करें तो एड्रेनालिन। यानी कि जो हमारी बॉडी में बनता है, बॉडी में रिलीज होता है, बॉडी में एक्शन करता है, तो वो तो होता है एड्रेनालिन। और जो बाहर से हमको यूज करना पड़ता है तो हम एट्रोपिन की आई ड्रॉप वगैरह यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया, नॉन बायोजेनिक, यानी कि वो हमारी बॉडी में नहीं बनता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन एड्रेनालिन के, वो हम देखेंगे। तो एड्रेनालिन याद रखने की बात है कि आई पर क्या करेगा, एड्रेनालिन आई पर करेगा माइड्रियासिस। क्या करेगा, माइड्रियासिस। माइड्रियासिस का मतलब है इंक्रीज प्यूपिल डायमीटर, इंक्रीज प्यूपिल डायमीटर, इंक्रीज प्यूपिल डायमीटर। इसके बाद में हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट पे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन हमने देखा कि हार्ट और फेशियल ब्लड वेसल्स पर सभी जगह रिलैक्सेशन करता है। मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स को
हार्ट और फेशियल ब्लड वेसल्स को छोड़कर सभी जगह कॉन्ट्रैक्शन करता है और इन दोनों जगह पर रिलैक्सेशन करता है। तो अब एड्रेनालिन क्या करेगा, इन जगह पर कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो हार्ट की बात करें तो इंक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि यहाँ पे यह कॉन्ट्रैक्शन करता है, और एसिटाइलकोलिन यहाँ पर रिलैक्सेशन कर रहा था, हार्ट रेट को कम कर रहा था। तो एड्रेनालिन हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, जिसको बोला जाता है टैकीकार्डिया। क्या बोला जाता है? टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ाना, इंक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया करता है। बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, तो वेसोडाइलेशन वेसोडाइलेशन करता है। और वेस्ट डेफेरेंस की बात करें तो एड्रेनालिन क्या करता है, कन्वे करता है किसको, जो सीमेन को बाहर की तरफ, यूरेथ्रा की तरफ कन्वे करता है, यानी कि सीमेन को कन्वे करता है। और बात करें किडनी फंक्शन की, तो किडनी फंक्शन पर हमने देखा एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, तो ये क्या करेगा, ये करेगा रिलैक्सेशन। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज मिक्चुरेशन। क्या करेगा, डिक्रीज मिक्चुरेशन। ओके, तो ये हमने देखे थे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, हमको याद एसिटाइलकोलिन के ही करने हैं, और उसके विपरीत काम होते हैं वो एड्रेनालिन के, यानी कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स के आ जाएंगे। तो माइड्रेसिस करेगा, एड्रेनालिन माइड्रेसिस करता है। और अगर हम नॉन बायोलॉजी यानी जो शरीर के बाहर बनता है एट्रोपिन, तो एट्रोपिन भी क्या करेगा, माइड्रेसिस। इसके बाद में हार्ट की बात करें तो एड्रेनालिन हार्ट रेट बढ़ाता है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स पे एड्रेनालिन क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है। और वेस्ट रेफरेंस में कन्वे करता है, उसको सीमन को कन्वे करवाता है। और किडनी की बात करें तो डिक्रीज मिक्चुरेशन। क्यों? क्योंकि एसिटाइलकोलिन क्या, हमको तो या तो एसिटाइलकोलिन ही करना है कि एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्शन करता है और इंक्रीज यूरिन आउटपुट। हमने देखा था यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ क्या होगा, डिक्रीज यूरिन अर्जेंसी या डिक्रीज मिक्चुरेशन कम होना। तो ये हमने देखे थे फार्माकोलॉजिकल एक्शन। क्या देखा था हमने, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैं उनके जैसा ही काम करेगी तो एड्रेनर्जिक, उनके विपरीत काम करेगी तो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक था एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। बात करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कितने होते हैं, 2 रिसेप्टर होते हैं। 2 रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एल्फा रिसेप्टर और एक होता है बीटा रिसेप्टर। कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, एक तो होता है एल्फा, एक होता है बीटा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हमने देखा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एल्फा और बीटा होते हैं। तो अब ये हमारी बॉडी में इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है ये भी तो देखना होगा। तो अब हम बात करते हैं एल्फा और बीटा की, किसकी, एल्फा और बीटा। तो एल्फा देख लिया हमने, एल्फा रिसेप्टर, और हम देखते हैं बीटा रिसेप्टर। अब एल्फा रिसेप्टर मैंने बताया कहाँ कहाँ है, तो भाई एल्फा रिसेप्टर आपको ज्यादा नहीं सोचना, आई पर है। ठीक है, आई पर है, ब्लड वेसल्स पर है, आई पर है, ब्लड वेसल्स पर है, और
एक मैंने बताया था लास्ट टाइम, अभी जस्ट बताया था वेस डे फेरेंस, वेस डे फेरेंस पर है। कहाँ है? आई पर, ब्लड वेसल्स पर और वेस डे फेरेंस पर, ठीक है। और बीटा जो रिसेप्टर हैं, बीटा रिसेप्टर की बात करें तो बीटा रिसेप्टर कहाँ है? बीटा रिसेप्टर की बात करते हैं, बीटा रिसेप्टर एक तो है किडनी, किडनी पर है। बीटा रिसेप्टर कहाँ है? एक तो किडनी, किडनी से पहले देखें अपन हार्ट, एक तो हार्ट पर है, किडनी पर है, लंग एंड लीवर, लीवर पर भी है। और जो इसमें तीसरा रिसेप्टर भी होता है वो कौन सा होता है? एडिपोज टिश्यू, यानी कि जहां पर फैटी डिपोजिशन साइट्स होती हैं, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू भी बॉडी के अंदर से एरियोलर टिश्यू है, वैसे ही एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। ये मस्कुलर टिश्यू जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें आता है, एक आता है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू पर कौन से रिसेप्टर होते हैं वो हम देखेंगे। अब आई पर होता है एल्फा और ब्लड वेसल्स पर भी, और कहाँ? वेस डे फेरेंस पर। अब बात करें आई पर एल्फा क्या करता है? हमें याद रखने की बात है, हम थोड़ा सा मैं आपको एक समझाऊं कि हमें कैसे याद रखना है कि एल्फा और बीटा, क्या देखना है कि एल्फा और बीटा इनका एक्शन कैसे याद रखना है कि एल्फा को तो क्या समझ लूं मैं? ए, क्या समझ लूं? ए, और बीटा क्या समझ लूं मैं? बी समझ लूं। तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी, यानी एल्फा करेगा कॉन्ट्रैक्शन और बीटा करेगा डायलेशन। तो एल्फा क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। एल्फा रिसेप्टर जहां जहां पे प्रेजेंट होगा वहां कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। और बात करें बीटा की, तो बीटा क्या करेगा? डायलेशन, ओके। एल्फा रिसेप्टर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन, बीटा क्या करेगा? डायलेशन। आ गई समझ में? अब बात चलते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे की। जो एल्फा रिसेप्टर है वो आई पर क्या करेंगे? फिर आपको पता है एल्फा कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो आई पर करेगा मियोसिस, यानी डिक्रीज प्यूपिल साइज, डिक्रीज प्यूपिल साइज या डिक्रीज प्यूपिल डायमीटर, यानी कि ये क्या करेगा? मियोसिस, ओके, मियोसिस करेगा। ब्लड वेसल्स पर क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो वेसो कॉन्ट्रैक्शन, वेसो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो आई पर डिक्रीज प्यूपिल डायमीटर, ब्लड वेसल्स को वेसो कॉन्ट्रैक्शन, और वेस डे फेरेंस, वेस डे फेरेंस में क्या करेगा? इंक्रीज कन्वे ऑफ, क्या करेगा? इंक्रीज कन्वे ऑफ सीमन, यानी कि जो सीमन का कन्वे है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये आई पर, ब्लड वेसल्स पर और जो वेस डे फेरेंस पर इसका जो एक्शन आता है एल्फा एगोनिस्ट के थ्रू या एल्फा रिसेप्टर के थ्रू, तो ये हमने देख लिए एल्फा के हमने एक्शन देख लिए, ठीक है। तो एल्फा कहाँ था? आई पर, ब्लड वेसल्स पर और वेस डे फेरेंस पर, ठीक है। अब हम देखते हैं बीटा कहाँ होता है और बीटा के क्या क्या एक्शन आते हैं। अब बात करते हैं हम बीटा की, ठीक है। बीटा की एल्फा करेगा कॉन्ट्रैक्शन, बीटा करेगा डायलेशन। एल्फा होता है आई पर,
ब्लड वेसल्स पर और वेस्टिफरेंस पर। और ये करता क्या है, आई पर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मियोसिस हो जाएगा, ब्लड वेसल्स पर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और वेस्टिफरेंस पर कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो इंक्रीज कन्वे ऑफ सीमन, यानी कि सीमन का कन्वे करेगा अल्फा। ठीक है, अब बात करते हैं बीटा की। बीटा रिसेप्टर जैसे अल्फा 1 और अल्फा 2 दो पढ़े थे हमने, ऐसे ही बीटा में कितने होते हैं, 3। बीटा में होते हैं बीटा 1, बीटा 2 और कौन सा, बीटा 3। अब बीटा 1 कहाँ होता है, बीटा 1 होता है हार्ट पर। बीटा 1 कहाँ होगा, हार्ट पर और कौन सा, किडनी। हार्ट और किडनी की बात करें तो बीटा 1 आएगा हार्ट पर यानी कि हृदय पर, और किडनी को बोलते हैं वृक्क। और बीटा 2 आएगा लंग एंड लीवर। बीटा का सिंपल है, बीटा 2 का 2L का मतलब है L और L यानी कि लंग और लीवर, यानी कि लंग्स पर और लीवर पर। और बीटा 3 आता है एडिपोस टिश्यू। कहाँ आता है, एडिपोस टिश्यू। अब बात करते हैं बीटा 1 की। बीटा 1 हार्ट पर और किडनी पर। तो अब हमें पता है ये हम कौन से ड्रग पढ़ रहे हैं, एड्रीनर्जिक का मतलब है जो एड्रीनलिन के एक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो एड्रीनलिन हार्ट पर क्या करती है, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ा देती है। तो हार्ट पर तो क्या कर देगा, इंक्रीज हार्ट रेट। क्या करेगा, इंक्रीज हार्ट रेट। और किडनी, ठीक है, किडनी पर क्या एक्शन आएगा अल्फा का, किडनी पर बीटा का क्या आएगा। एड्रीनर्जिक ड्रग की बात कर रहे हैं तो बीटा 1 हार्ट पर, अब एड्रीनर्जिक यानी कि एगोनिस्ट की बात हो रही है तो इंक्रीज बीटा 1 एड्रीनर्जिक का मतलब हमको एड्रीनलिन दिमाग में रखना है कि बात करेंगे हम जो भी एक्शन निकालेंगे वो एड्रीनलिन से निकालेंगे। तो एड्रीनलिन की बात करें हार्ट पर क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट। किडनी पर क्या करता है, किडनी पर जो डिक्रीज मिक्सचुरेशन। किडनी पर डिक्रीज करता है मिक्सचुरेशन को। क्यों, क्योंकि एसिटाइलकोलिन यूरिन आउट बढ़ा रहा था। तो एड्रेनलिन, भाई काम तो हमको एड्रेनलिन के ही देखने हैं। अब वो चाहे अल्फा की तरफ से देखो चाहे बीटा की तरफ से देखो, अल्फा और बीटा के दो रास्ते हैं काम करने के। जो एड्रेनलिन काम करता है उसके दो रास्ते हैं, जहां जहां ये रास्ते होते हैं वहां एड्रेनलिन पहुंच जाता है और एक्शन करता है। तो हार्ट पर जो था तो इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, किडनी पर था तो डिक्रीज मिक्सचुरेशन। अब बात करते हैं लंग पर तो ब्रोंको डायलेशन। क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन करेगा। ठीक है, बात करते हैं लीवर पर। ठीक है, तो लीवर पर क्या करेगा, ये जो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन जो है, जो लीवर पर क्या करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि जो आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर रहता है, किसमें, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है, उसका ब्रेक डाउन करता है। कौन करता, किसके थ्रू होता है, बीटा 2 के थ्रू। जब ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो जाता है तो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। और एडिपोस टिश्यू जो फैट डिपोजिशन साइट होती है वहां पे क्या करता है, यह करता है लिपोलाइसिस। क्या करेगा, लिपोलाइसिस करेगा। अब मैं आपको समझाऊं कि भाई अब हम देख रहे हैं किसके एक्शन देख रहे हैं, एड्रीनलिन के। मतलब आपको दिमाग में रखना है कि हम एड्रीनलिन के एक्शन पढ़ रहे हैं। तो एड्रीनलिन के हमको एक्शन, मतलब ये तो मैंने आपको बताया समझाया भाई इस तरह से एक्शन आते हैं।
अब हमको वो सीधे वे में कोई याद करने की कहे कि भाई मेरे तो ये पल्ले न पड़ रही, मेरे समझ में नहीं आ रही कि ये क्या है, एल्फा क्या है, बीटा क्या है, कहाँ का क्या एक्शन कर रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, पहले दिन की आप लोकेशन याद कर लो बस। आपको एल्फा और बीटा में कुछ याद नहीं करना। याद क्या करना है, सिर्फ इनकी लोकेशन याद करनी है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और एक्शन आपको याद नहीं करने हैं। एक्शन याद क्यों नहीं करने कि एक्शन मैंने आपको बताया था कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन याद करने हैं, एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन के एक्शन हमको याद नहीं करने। हमको दिमाग में वही रखना है जो हमने शुरू में एएनएस पढ़ा था, तब मैंने लिखाया था आपको कि एक तरफ तो एसिटाइल कोलिन के एक्शन, एक तरफ एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन के जो एक्शन लिखाए थे। तो मैंने आपको बताया था कि एड्रिनलिन क्या करता है, जब अचानक होने वाली घटनाओं के लिए हमें सचेत करता है। क्या बताया था, अचानक होने वाली घटनाओं के लिए हमें सचेत करता है। तो अब देखो भाई, एड्रिनलिन में एक मैंने बताया था F3 हार्मोन। एड्रिनलिन को क्या बोलते हैं, F3 हार्मोन। F3 हार्मोन का मतलब है फियर, फाइट और फ्लाइट। तो फियर डरो, लड़ो और उड़ो। मतलब जैसे हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो या तो हम उससे डर के बैठ जाएं, तो ये सजेशन देता है कि भाई सामने वाला तुझसे ज्यादा ताकतवर है तो चुपचाप बैठ जा। जैसे किसी से हमारी लड़ाई हो गई तो हमें पता है वो तो हमको पक्का मार डालेगा, तो हम क्यों लड़े उससे। तो वो हो गया F1, यानी कि मतलब F इन फियर, आदमी डर के बैठ गया। जब हमने देखा कि यार वो तो उससे हम जीत सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, फाइट करें। जैसे कोई दुबला पतला सा पर्सन है अपने सामने, तो हम क्या करेंगे, उससे लड़ेंगे। उससे लड़ने में मजा आएगा तो हम उससे लड़ेंगे। तो वो क्या हो गई, फाइट हो गई। और कई बार क्या होता है कि दिखते पतले हैं लेकिन ताकत उनके अंदर खूब होती है, तो वो फिर फोड़ने लग जाता है। तो फिर हम फिर दोबारा 9-2-11 हो जाते हैं। तो वो क्या हो गया, फ्लाइट। तो इसको क्या बोलते हैं, F3 हार्मोन बोलते हैं। फियर, फाइट और फ्राइट यानी भागना, फ्लाइट यानी उड़ना। तो फियर, फाइट, फ्लाइट या फियर, फाइट, फ्राइट, F3 हार्मोन देखते हैं। तो F3 हार्मोन जब हम किसी से फाइट करते हैं तो काम एसिटाइल कोलिन का नहीं होता, काम होता है एड्रिनलिन का। क्यों, एड्रिनलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा। हमारी बॉडी को जब हमें पता है कि हमें लड़ना है, किसी से लड़ना है, तो ग्लूकोज लेवल कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ग्लूकोज लेवल, जब भी किसी से लड़ाई होती है तो मसल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और फिर जब आदमी बॉक्सिंग करता है तो मसल्स में जब ताकत आएगी, ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, तभी तो आदमी किसी से लड़ पाएगा। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और जो लिपिड लेवल है तो लिपोलाइसिस, ठीक है। तो ये थे एड्रिनलिन, जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर थे, उनके हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखे। और दोनों रिसेप्टर के देख लिए कि भाई एल्फा का एक्शन तो क्या आता है, बीटा का रिएक्शन क्या आता है। एल्फा और बीटा की हमने लोकेशन देख ली। इसके बाद में हम देखते हैं एल्फा और बीटा के अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो ड्रग्स देखेंगे। ड्रग्स के बाद में उन ड्रग्स का यूज देखेंगे और साइड इफेक्ट देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं ड्रग्स की। जो एड्रिनर्जिक ड्रग्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। कौन सा क्या टॉपिक है, अगला है क्लासिफिकेशन। तो देखो, जो अब एल्फा और बीटा का क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरीके से है, ठीक है। एक तो जो क्लासिफिकेशन है वो केमिस्ट्री बेसिस पर है। कैसे बेसिस पर है, केमिस्ट्री बेसिस पर है। और जो दूसरा जो उसका क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर है, फार्माकोलॉजिकल बेसिस पर। तो जो क्लासिफिकेशन जो केमिस्ट्री बेसिस पर है वो दो तरीके से है, मतलब दो क्लास में डिवाइड किया हुआ है। एक तो कैटेकोलामाइन, एक नॉन कैटेकोलामाइन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, और इसमें करते हैं नंबर 1 ऑन केमिस्ट्री बेसिस। केमिस्ट्री बेसिस का जो क्लासिफिकेशन आएगा वो हम देखेंगे। इनके अंदर एक कैटेकोल रिंग होती है, तो उसको तो बोला जाता है कैटेकोलामाइन। क्या बोला जाता है, कैटेकोलामाइन।
और नॉन कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन और नॉन कैटेकोलामाइन। ओके, कैटेकोलामाइन और नॉन कैटेकोलामाइन। अब आपको कैटेकोलामाइन और नॉन कैटेकोलामाइन से इतना ज्यादा डरना नहीं है, बस कैटेकोलामाइन याद रखो। कैटेकोलामाइन किससे बना है? कैटेकोल से। किससे बना है? कैटेकोल। और कैटेकोल क्या होता है? एक बेंजीन रिंग जिसके 3 और 4th पोजीशन पर क्या हो? OH ग्रुप हो, तो वो कैटेकोल रिंग होती है। तो कैटेकोल रिंग कौन सी होती है? जैसे कई बार केमिस्ट्री क्वेश्चन आ जाए तो इसके 3 और 4 यानी कि यहां से मार्किंग करते हैं 1 2 3 और 4। तो 3 और 4 जैसे बेंजीन रिंग होती है। कौन सी रिंग होती है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग और इसकी जो 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 पोजीशन पर क्या हो? OH ग्रुप। अगर कोई बेंजीन रिंग है और उसके अगर 3 और 4th पोजीशन पर OH ग्रुप हो या OH ग्रुप हो तो उसको क्या बोला जाता है? कैटेकोल। कैटेकोल यानी कि इसको बोला जाता है कैटेकोल रिंग। ये क्या है? कैटेकोल रिंग। दैट इज कैटेकोल, कैटेकोल रिंग। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जिनके अंदर ये रिंग है 3 और 4th पोजीशन बेंजीन रिंग पर, मतलब किसी बेंजीन में 3 और 4th पोजीशन पर OH ग्रुप हो तो वो होती है कैटेकोल रिंग। और जो वो कैटेकोल रिंग किसी के अंदर होती है तो कैटेकोलामाइन होती है, और अगर किसी के अंदर जो कैटेकोल रिंग नहीं है तो वो होती है नॉन कैटेकोलामाइन। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में कैटेकोलामाइन और नॉन कैटेकोलामाइन, ठीक है, कैटेकोलामाइन और नॉन कैटेकोलामाइन। तो कैटेकोलामाइन के अंदर आती है ड्रग लिखाता हूं मैं आपको। एक तो आती है एड्रीनलीन, एड्रीनलीन, ओके। एक आती है नॉर एड्रीनलीन, एड्रीनलीन, नॉर एड्रीनलीन। एक आती है डोपामाइन, ओके। एक आती है आइसोप्रिनलीन, आइसोप्रिनलीन। कौन कौन सी ड्रग आ गई? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, आइसोप्रिनलीन और एक आ गई डोपामाइन। तो ठीक है, इनके अंदर कैटेकोल रिंग है, तो ये तो हो गई कैटेकोलामाइन। और बात करते हैं नॉन कैटेकोलामाइन की, कि जिनके अंदर ये जो 3 और 4th पोजीशन पर जो OH ग्रुप था, यानी जिनके अंदर कैटेकोल रिंग नहीं होती है, तो उसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं इफेड्रीन। कौन सी ड्रग आती है? इफेड्रीन, टायरामाइन, इफेड्रीन और टायरामाइन। नॉन कैटेकोलामाइन यानी कि जिनके अंदर कैटेकोल रिंग नहीं होती, तो उनमें ड्रग्स आती हैं इफेड्रीन, टायरामाइन। कौन सी? इफेड्रीन और टायरामाइन। ये थी हमारी क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग? ये था किस अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर या केमिकल रिंग। जिनके अंदर केमिकल रिंग प्रेजेंट हो, इनके अंदर केमिकल रिंग के अकॉर्डिंग हम इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, जो हमारी बॉडी में इनका यूज है उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसका जो सेकंड टाइप से आता है ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बेसिस। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बेसिस पर, कि भाई इसके अंदर जो कहाँ कौन से ड्रग कहाँ काम करती है और उनका क्या यूज है, यूज के अकॉर्डिंग, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बेसिस पर। इसमें हम देखते हैं
इसमें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। तो इसमें जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, शॉक शॉक में कौन से ड्रग यूज करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कार्डियक स्टिमुलेंट। हार्ट जब फेल हो जाता है यानी कि हार्ट काम करना बंद कर देता है तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्डियक स्टिमुलेंट, कार्डियक स्टिमुलेंट। और इसके बाद में हम देखते हैं एनोरेक्टिक एजेंट, जो एनोरेक्जिया करते हैं यानी कि जिनको ओबेसिटी में हम यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, एनोरेक्टिक एजेंट, एनोरेक्टिक एजेंट। इसके बाद में हम देखते हैं अस्थमा, अस्थमा में भी इनको यूज करते हैं। तो अस्थमा और अस्थमा के अलावा अस्थमा, तो एक तो देखा हमने एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम ड्रग यूज करते हैं एड्रीनलिन। कौन से ड्रग यूज करते हैं, एड्रीनलिन यूज करते हैं। अब बात करते हैं कार्डियक स्टिमुलेंट, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं एड्रीनलिन, एड्रीनलिन को यूज करेंगे ही, एड्रीनलिन। और इसके अलावा एक ड्रग और यूज करते हैं, वो यूज करते हैं डोपामाइन। कौन सी यूज करते हैं, डोपामाइन। इनका क्या, डायरेक्टली हार्ट में ही इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन लगाते हैं। और एनोरेक्टिक एजेंट, एनोरेक्टिक एजेंट की जब मोटापे में यूज करते हैं, ओबेसिटी जब मोटापा होता है तो उसमें यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, भूख को एनोरेक्जिया करते हैं। एनोरेक्जिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख कम करते हैं। तो इसमें हम ड्रग देते हैं सीबूट्रामाइन। कौन सी ड्रग देते हैं, सीबूट्रामाइन। और सीबूट्रामाइन की बात करें तो सीबूट्रामाइन बीटा-3 एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट यानी कि बीटा-3। इसकी लोकेशन मैंने बताई थी एडिपोस टिश्यू, जब हमने रिसेप्टर बताए थे तो एडिपोस टिश्यू पर इसकी लोकेशन बताई। और इसके बाद में एक यूज आता है अस्थमा, अस्थमा में ड्रग जो यूज करते हैं वो है सोलब्यूटामोल, सोलब्यूटामोल। कौन से ड्रग यूज करते हैं, सोलब्यूटामोल। और यूज करते हैं टर्बुटाइलिन, टर्बुटाइलिन यूज करते हैं। इसके अलावा और भी इसके यूज हैं, उनमें अगर हम बात करें तो हमने देखा कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में, कार्डियक स्टिमुलेंट में एनोरेक्टिक एजेंट, अस्थमा। इसके अलावा नेजल डिकंजेस्टेंट, यानी कई बार हम देखते हैं कि नाक बंद हो जाती है, तो नाक बंद हो जाती है तो कौन सी ड्रग यूज करते हैं, नेजल डिकंजेस्टेंट। तो नेजल डिकंजेस्टेंट एक यूज क्या हो गया इनका, नेजल डिकंजेस्टेंट, डिकंजेस्टेंट में हम ड्रग यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं फिनाइल एप्रीन। कौन सी यूज करते हैं, फिनाइल एप्रीन, फिनाइल एप्रीन। इसके बाद में हम ड्रग यूज करते हैं ऑक्सीमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन। एक हम ड्रग यूज करते हैं जाइलोमेटाजोलिन। कौन सी यूज करते हैं, जाइलोमेटाजोलिन, यानी कि फिनाइलेप्रीन, फिनाइलेप्रीन के अलावा ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन। और एक जो हम यूज करते हैं वो हम ड्रग यूज करते हैं नेफाजोलिन। कौन सी जोलिन, नेफाजोलिन। तो ये जो ड्रग है वो हम कैसे यूज करते हैं, नेजल डिकंजेस्टेंट। तो ये थे हमारे यूज। हमने देखा कि एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है कि शॉक आता है और हम उसमें एड्रेनलिन यूज करते हैं। फिर हमने देखा कार्डियक स्टिमुलेंट, कार्डियक स्टिमुलेंट में एड्रेनलिन और डोपामीन उनका इंट्रा कार्डियक डायरेक्ट हार्ट में ही इंजेक्शन लगाते हैं। इसके बाद हमने देखा एनोरेक्टिक एजेंट,
जो ओबेसिटी यानी कि मोटापे को ठीक करने में यूज आती है। उसमें हमने ड्रग देखी सिबुट्रामाइन। सिबुट्रामाइन क्या है? बीटा 3 एगोनिस्ट है। उसके बाद हमने देखा अस्थमा में हमने सॉल्बुटामोल और टर्बुटाइलिन, ये बीटा 2 एगोनिस्ट है और अस्थमा को ठीक करने में काम में आती है। इसके बाद में हमने जो लास्टली देखा वो देखा नेजल डिकंजेस्टेंट। नेजल डिकंजेस्टेंट यानी जो नाक बंद हो जाती है उसको चालू करने के लिए कौन से ड्रग यूज करते हैं? नेजल डिकंजेस्टेंट। और नेजल डिकंजेस्टेंट में हम ड्रग की बात करें तो फिनाइल एप्रिन के अलावा बात करें तो नेफाजोलिन, टोलाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन। तो ये थी हमारी यूजेज ऑफ एड्रिनर्जिक ड्रग। तो ये हम, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हो या अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।